गुड मॉर्निंग। अभी तो गुड आफ्टरनून हो गया होगा। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। रात के बजे हैं 1:30। आज टेम्परेचर थोड़ा ठीक है, लेकिन हवा चल रही है। 5 डिग्री है अभी। तो नींद आ नहीं रही थी। मैं कहा चलो बैठते हैं और एक ठंडी रात के अंदर एक और हिस्टोरिकल स्टोरी पूरी कर लेते हैं। जैसे काला अशोक की हमने करी, और उसके बाद काला अशोक के बाद महापद्म नंद ने सारे बेटों को कत्ल करके और खुद अपना गद्दी संभाल ली। इसने 345 ईसा पूर्व महापद्म नंद ने गद्दी संभाली थी। उसके 8 बेटे थे। तो क्योंकि खुद की तो उम्र काफी हो गई थी, तो फिर उसने अपने बेटों को शासन दे दिया था। ये पहला राजा था जो नाई था, काला अशोक का नाई था। और उसका महापद्म नंद का पिताजी काला अशोक का नाई था, बाल काटता था। और पहला शूद्र, ऐसा बोला गया इतिहास के अंदर, पुराणों के अंदर, कि वो फर्स्ट शासक था जो नाई जाति का बना। और उसको बुद्धिस्ट ग्रंथों में उसको एकारत बोला गया, एक इकलौता राजा। और साथ में उसको क्षत्रियों के सहार करने वाला ही बोला गया। उसने क्षत्रियों का उसने सहार किया। इन्होंने टोटल ईसा पूर्व 345 से लेकर 322 तक, ईसा पूर्व 322 तक शासन किया। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। और जो उसके बाद जो मुख्य शासक हुआ वो महापद्म नंद का बेटा धनानंद मुख्य रूप से हुआ। बाकी के जो 7 थे उनका कोई ज्यादा जिक्र मिलता नहीं है, नामों का भी नहीं ज्यादा पता चलता। नंद वंश की सेना बहुत बड़ी थी। उन्होंने बहुत युद्ध किए। छोटे से काल के अंदर ही इन्होंने लगभग 22 साल का 22-23 साल इन्होंने शासन किया। और उसके अंदर इन्होंने मगध का जो राज्य था बहुत बड़ा किया। बहुत विशाल सेना खड़ी करी। 3 लाख पैदल थे इनकी सेना में, 20,000 घुड़सवार और 3,000 रथ। वो नॉर्मल रथ नहीं, वो लड़ाई करने वाले रथ। कंटक मूसल वाले रथ, जिसके पहियों के ऊपर तलवारें लगी होती थी, वो। और 2,000 लड़ाई वाले हाथी। इतनी भयानक सेना थी कि सिकंदर भी ना सुन के डर के वापस चला गया। ब्यास नहीं पार करी उसने। उसको पता चला धनानंद है इधर और उसके पास इतनी बड़ी सेना है, सुन के वापस चला गया। ये इतनी बड़ी सेना को रखने के लिए खर्चा बहुत होता है। इतने हथियार, इतने हाथियों को पालने के लिए, 20,000 घोड़ों के लिए खर्चा बहुत होता है। घोड़े तो बाहर से आते थे, घोड़े तो भारतवर्ष में होते नहीं थे। हाथी जरूर ये पकड़ते थे बिहार में ही, अपना मगध में ही। उस इलाके में हाथी बहुत होते हैं पहले। अब तो खैर जंगल ही खत्म हो गया। तो 3 लाख फौजी,
और 3,20,000 फौजी, बाकी राज परिवार, और सारे खर्चे करने के लिए इसने जनता के ऊपर टैक्स बहुत लगाया और जनता का उत्पीड़न भी बहुत किया। तो रोष था जनता में, और इनका शासन खत्म हुआ 322 ईसा पूर्व में, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को गद्दी से हटा दिया। उसमें भी दो राय हैं। कुछ लोग बोलते हैं चंद्रगुप्त ने उसको मार दिया, और कुछ बोलते हैं चंद्रगुप्त ने उसको छोड़ दिया। उसको सोना दिया थोड़ा, और घोड़े हाथी दिए कुछ, उसका तो निकल जाए यहाँ से। मारा कि नहीं मारा ये तो नहीं खैर पता। तो इतना ज्यादा उसका रोष था पब्लिक में, और साथ में गलती इसने ये कर दी कि चाणक्य जैसे ब्राह्मण को अंडर एस्टिमेट कर लिया और उसको इंसल्ट करके निकाल दिया। और चाणक्य जो था वो बहुत ही शातिर ब्राह्मण था। उसने बस पूरी तरीके से लग गया। चंद्रगुप्त उसको मिला, उसने चंद्रगुप्त को प्रिपेयर किया, और साइड बाय साइड उसने अपने जासूसों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क राज्य में फैला दिया। और 322 ईसा पूर्व में आते आते इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य ने मिलकर धनानंद को फंसा लिया। धनानंद का शासन बहुत छोटा था, मैंने बहुत कम शब्दों में पूरी ये खत्म कर दी है, लेकिन इसने मगध को एक बहुत बड़ा भूभाग का राज्य बना दिया था। और इसका जो फायदा मौर्य वंश को मिला, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इसको टेक ओवर किया चाणक्य के साथ, मौर्य वंश ने भारत के ऊपर 137 साल राज किया, लगातार 137 साल। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे ने किया, बिंदुसार ने। बिंदुसार के बाद उनके बेटे अशोक ने किया। अशोक के बाद और दूसरे राजा आए, वैद्रथ तक आया। और वैद्रथ को तो ये बुद्धिज्म आ गया था बहुत तेज, और वैद्रथ तो बहुत फॉलो करता था। उसने तो हथियार ही फौज को बोल दिया था कि भैया आराम करो, बस हथियार नहीं चलाना। और सिकंदर चला गया था, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम थे अपना यूनानी आर्मी के, ग्रीक आर्मी के, जो काबुल के आसपास उनका राज्य था, वो धीरे धीरे अंदर आने शुरू हो गए। तो फिर जो सेनापति थे उनके, पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने वैद्रथ को मार दिया था। उन्होंने वैद्रथ को मार के मौर्य वंश का अंत किया, और फिर शुंग वंश शुरू हुआ था। तो आज तो खैर मैं बात सिर्फ इन्हीं की करना चाहता था, नंदा डायनेस्टी की, नंद वंश की। तो इसमें थोड़ा सा और ऐड करने के लिए मेरे को पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो ज़्यादा कुछ था नहीं। 22 साल के शासन में पद्मनंद ने स्टार्ट किया था 345 में, और 4-5 साल रहने के बाद उसने शासन अपने लड़कों को दे दिया। पहले 3-4 लड़कों ने, अलग अलग बेटों ने शासन संभाला, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। तो फिर बाद में धनानंद, जो बहुत ही क्रूर था, उसने सेना भी बहुत बड़ी बनाई और टैक्स भी लोगों के ऊपर बहुत लगाया, और सोना भी बहुत इकट्ठा किया। ये तो हमने स्टोरी देखी है टीवी में, शायद सब बहुत लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा धनानंद का, जो ऐसे करके तिक धा करता था। मेरे को याद आता है वो सीन, वो एक्टर का नाम भूल गया मैं। तो ये था नंद वंश का छोटा सा ब्रीफ में स्टोरी। और हम लोगों को मुश्किल से यकीन होगा कि वो
नाई जाति से आता था। महापद्मनंद के पिताजी काला अशोक के बाल काटते थे और बेटा जो था बहुत सुंदर था और वो काला अशोक की जो यंगेस्ट क्वीन थी उसके साथ उसका अफेयर था और काला अशोक को वो पसंद भी आ गया कि भाई अच्छा लड़का है। उसी ने उसको अपनी सेना में जगह दी और धीरे धीरे उसने 15-20 साल लिए और उसके अंदर उसने पूरी शिशुनाग वंश को खत्म किया। पहले काला अशोक को मारा, फिर एक एक करके उसके बेटों को मारा और फिर जाके 345 ईसा पूर्व उसने राज्य मगध का अपने पास अपने कब्जे में ले लिया और खुद को मगध का सम्राट डिक्लेयर कर दिया। और फिर आगे धनानंद ने जबरदस्त तरक्की करी और आज का जो भारत है वो उसकी नींव धनानंद ने रखी थी। तो आज पटना है, ये वही पटना है जो पाटलिपुत्र होता था, जहां पर धनानंद बैठ के 1/3 भारत के ऊपर राज करता था और जहां से चंद्रगुप्त ने पूरे भारत पर राज किया, दक्षिण से लेके ऊपर अफगानिस्तान पूरा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है जी, चलो बस अब चलते हैं, सोते हैं और कल फिर बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। धन्यवाद। मेरे यह चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन भी दबाओ ताकि जो भी मैं स्टोरी करूं वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। शाम को देखो जब सोने जा रहे हो, कोई काम ना हो तब। बाकी सब ठीक है। मिलते हैं जल्दी सहारनपुर में। थैंक यू वेरी मच। ओके जी।